हेलो फ्रेंड्स, एलटी ग्रेड होम साइंस के सिलेबस में संक्रामक रोग से संबंधित यूनिट दी हुई है, जिसमें से 2 या 3 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। तो हम इस चैप्टर को आज कंप्लीट करेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, संक्रामक रोग प्रसार तथा नियंत्रण। ऐसे रोग जो विभिन्न रोगाणुओं के द्वारा होते हैं उन्हें हम संक्रामक रोग कहते हैं। जो रोगाणुओं के द्वारा होते हैं उन्हें ही हम संक्रामक रोग कहते हैं तथा इनका संचरण निश्चय ही किसी माध्यम के द्वारा होता है। इनका संचरण कैसे होता है? किसी एजेंट या किसी न किसी माध्यम के द्वारा होता है। यह माध्यम आपका जल भी हो सकता है, वायु भी हो सकता है, भोजन वाहक प्रसारक जैसे कीट अथवा केवल संपर्क से भी ये हो सकता है। संक्रामक जो रोग है वो विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ समुदाय के परजीवियों तथा प्लेटी हेलमिन्थीज समुदाय के परजीवी कृमियों में से किसी एक के प्रवेश से होता है। इन रोगाणुओं या परजीवियों की जातियां अलग अलग होती हैं तथा विभिन्न विधियां एवं साधनों से रोग का प्रसार करती हैं। संक्रामक रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु वनस्पति जन्य भी होते हैं। तो संक्रामक रोग जो उत्पन्न करते हैं ये जीवाणु कभी कभी वनस्पति जन्य भी होते हैं और जंतुजन्य भी होते हैं। एक विशेष रोग के रोगाणु दूसरा रोग उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। संक्रामक रोगों की प्रमुखता जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ व हेलमिन्थीज, कुछ कवक आदि जीव उत्पन्न करते हैं। इसमें अधिकतर कैसे होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं। विभिन्न उदाहरण निम्नलिखित हैं। पहला है मनुष्य में जीवाणुओं के द्वारा उत्पन्न कुछ रोग हैं। ये जितने सारे रोग हैं ये जीवाणुओं के द्वारा फैलते हैं। तो एग्जाम में ये बहुत पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा रोग है जो जीवाणु से फैलता है, कौन सा विषाणु से फैलता है या कौन सा प्रोटोजोआ से फैलता है। तो आपको ये जो है पता होना चाहिए। जैसे कि ये हैजा है। हैजा जो रोग होता है वो विब्रियो कैलोरी जीवाणुओं के द्वारा फैलता है। डिप्टीथीरिया किसके द्वारा फैलता है? ये फैलता है कैरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरी के द्वारा ये फैलता है। पेचिस किसके द्वारा फैलता है? ये साइजेला डिसेंट्री नामक बैक्टीरिया के द्वारा ये फैलता है। निमोनिया किससे फैलता है? निमोनिया जो है डिप्लोकोकस न्यूमोनी के द्वारा फैलता है। तपेदिक कैसे फैलता है? ये फैलता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु के द्वारा आपका तपेदिक रोग फैलता है। अब आता है कि विषाणु जनित रोग कौन से होते हैं जो कि एक वायरल डिजीज़ माने जाते हैं। त्वचा के रोग जैसे चेचक है, ये आपकी स्किन पर होता है। चिकन पॉक्स है, खसरा है, मिजल्स है, ये सब स्किन डिजीज़ के अंतर्गत आते हैं। तो ये त्वचा के जो रोग होते हैं वो हमेशा किससे फैलते हैं? विषाणु से फैलते हैं। सेकंड है तंत्रिका तंत्र के रोग। तंत्रिका तंत्र के कौन कौन से रोग होते हैं? जैसे आपका पोलियो है, मेलाइटिस या रेबीज़, ये सारे रोग आपके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। अगर किसी को पोलियो होता है या मेलाइटिस होता है, रेबीज़ होता है, तो इससे क्या आपका प्रभावित होगा? इससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछते हैं कि इससे कौन सा तंत्र प्रभावित होता है, जैसे क्या कौन सा अंग हमारा इससे प्रभावित होता है। तो लिख के आ जाएगा ऑप्शन में तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र या आपका त्वचा। तो आपको इसमें देखना पड़ेगा कि जो है रेबीज़ से क्या प्रभावित होता है? हमारा तंत्रिका तंत्र होता है। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर देना पड़ेगा। थर्ड है श्वसन नाल के रोग। श्वसन नाल के कौन से रोग होते हैं? इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो होता है वो हमारी जो श्वसन नाल होती है उसको प्रभावित करता है। जो सांस लेने की जो नली होती है उसको ये प्रभावित करता है। फोर्थ है अन्य अंतरांगों के रोग। अन्य अंतरांगों के कौन से रोग हैं? जैसे आपका पित्त ज्वर जिसे येलो कहते हैं, हेपेटाइटिस या डेंगू ज्वर या जो मम्स होते हैं, ये अन्य अंतरांगों के रोग माने जाते हैं। फिर है कवक जनित संक्रामक रोग। कौन से ऐसे रोग हैं जो कवक के द्वारा फैलते हैं? तो इसमें है माइकोसिस, फिर है स्पर्जिलोसिस आदि त्वचा के रोग कवकों के द्वारा होते हैं। कौन कौन से होते हैं? माइकोसिस और एस्परजिलोसिस, ये दोनों में ही सिस आया है, ये कवक से होते हैं। एस्परजिलिस की कई जातियां हैं, जैसे ए फ्लेवस मनुष्य में श्वास नली व फेफड़े की बीमारियां पैदा करती हैं। व दांत जिसे रिंग वॉर्म भी कवक जो होता है वो ट्राइकोफाइटॉन तथा माइक्रोस्पोरस कैनिस के द्वारा फैलता है। ये किसके द्वारा फैलता है? ये माइक्रोस्पोरस कैनिस के द्वारा फैलता है।
अब आता है कि प्रोटोजोआ जनित रोग कौन कौन से हैं। तो अनेक प्रोटोजोआ परजीवी होते हैं। जो अनेक प्रोटोजोआ होते हैं वो कैसे होते हैं, वो परजीवी होते हैं। इनमें से अनेक मनुष्य के शरीर में अंतः परजीवी के रूप में रहते हैं तथा रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। जैसे पहला है ट्राइकोमोनास टीनैक्स, दांतों की जड़ों और रोगग्रस्त मसूड़ों में ये रहता है। संभवतः ये पायरिया जनक होता है। चुंबन आदि के द्वारा ये फैलता है। ये किसके द्वारा, इसमें संभवतः कौन सा रोग हो जाता है, ये पायरिया जनिक होता है। जो पायरिया दांतों से संबंधित रोग होता है वो इसी के कारण होता है, इसी प्रोटोजोआ के कारण। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका बड़ी आंत के अगले भाग का परजीवी है। ये कहाँ का परजीवी है, बड़ी आंत के अगले भाग का। अमीबी एसिस पैदा करता है, ये अमीबी एसिस जो है वो पैदा करता है। थर्ड है एंट अमीबा जिंजीवैलिस, दांतों की जड़ों, मसूड़ों तथा गलसुओं की पास थैलियों पर परजीवी है। पायरिया से संबंधित है ये भी, और संक्रमण सीधे चुंबन के द्वारा ये फैलता है। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम क्या है, ये लाल रुधिराओं एवं यकृत कोशिकाओं में अंतःकोशिकीय द्विपोषदीय परजीव है व द्वितीयक पोषद मादा एनाफ्लीज मच्छर मलेरिया ज्वर उत्पन्न करता है। आपने सुना होगा कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है क्या, एनाफ्लीज मच्छर जो होते हैं वो जो है मलेरिया या ज्वर उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका हेलमंथीज जनित रोग। हेलमंथीज जनित रोग कौन से हैं, ये हैं एस्कैरियसिस, एस्कैरिस और ये लम्ब्रिकाइडिस। इसका किसके द्वारा ये फैलते हैं, इसका संक्रमण दूषित भोजन व कच्ची सब्जियां व गंदी पानी से होता है। किसका, एस्कैरियसिस का। ये संक्रमण इनके माध्यम से फैलते हैं, या तो हम दूषित भोजन कर लेते हैं या कच्ची सब्जियां खाते हैं, गंदे पानी, कच्ची सब्जियां जो है गंदे पानी से ये होता है। सेकंड है हाथी पाँव। हाथी पाँव किससे होता है, वुचेरिया वैक्रोफेटाई से ये होता है, और ये इसका संक्रमण कैसे फैलता है, ये मादा क्यूलैक्स के द्वारा इसका जो है संक्रमण फैलता है। फीता कृमि रोग टीनिएसिस किसके द्वारा होता है, ये टीनियम सोलियम के द्वारा जो है ये होता है। ये सूअर के मांस के द्वारा फैलता है। सूअर का जो मांस का सेवन करते हैं उनमें ये ज़्यादा बीमारी देखने को मिलती है। संक्रामक रोगों का प्रसार व विधियाँ। मनुष्य के शरीर में संक्रामक रोग निम्नलिखित प्रकार से फैलते हैं। पहला है कि वायु के द्वारा फैलने वाले रोग। तो आपके एग्जाम में ये पूछता है कि कौन सा रोग है जो वायु के द्वारा फैलता है, तो उसमें कुछ रोग आपके जल के द्वारा दे देंगे, और इसमें जैसे ये तीनों लिख दिए कि कौन कौन सा है और कौन सा नहीं है जो वायु के द्वारा नहीं फैलता है। तो फोर्थ ऑप्शन कोई और दे देंगे, और फिर आपको इससे मतलब मैच कराना रहेगा। जैसे पेचिस दे दिया, तो पेचिस जो है वो क्या है, आपका जल के द्वारा फैलता है। तो फिर चेचक, खसरा, कुकर ये सही रहेगा, और पेचक जो है वो वायु से नहीं फैलता है, तो ये हो जाएगा इस तरह आंसर इसका। वायु के द्वारा फैलने वाले रोग। कुछ रोगों के रोगाणुओं वायु के माध्यम के द्वारा फैलते हैं। जिस वायु में रोगाणु उपस्थित होते हैं, यदि उस वायु में स्वस्थ मनुष्य सांस ले लेता है, क्या ले लेता है, अगर सांस लेता है तो वह रोगग्रस्त हो जाता है। वायु के द्वारा फैलने वाले जो रोग हैं वो हैं चेचक, खसरा, कुकर खांसी, निमोनिया और टीबी। एग्ज़ाम में क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि कौन से ऐसे रोग हैं जो वायु के द्वारा फैलते हैं और कौन से ऐसे हैं जल और भोजन के द्वारा फैलते हैं। तो इसको याद करने की ऐसे ट्रिक आप सोचिए कि जो निमोनिया है, इसमें निमोनिया में मोनी साउंड आ रहा है ना, तो ये मोनी जो है, मोनी राय को सोचिए जो इस समय एक्टर्स हैं। तो जो मोनी राय हैं, तो वायु में क्या चीज़, कोई चीज़ उड़ती है ना, तो उड़ते उड़ते मतलब वायु में, हवा में एक बात हमें पता चली है टीवी के माध्यम से कि जो मोनी राय हैं उनको खसखस खांसी आ रही थी, तो वो चेक कराने गई हैं। खसखस खांसी आ रही थी, खसखस खांसी आ रही थी, तो वो चेक कराने गई हैं। तो वायु का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि उड़ते उड़ते हमें ये बात टीवी के माध्यम से पता चली है कि जो मोनी राय हैं, मोनी राय उन्हें खसखस खांसी आ रही है, वो चेक कराने गई हैं। तो इससे आपको ईजिली ये लर्न हो जाएगा। फिर है जल के द्वारा, जल तथा भोजन के द्वारा फैलने वाले रोग। जल तथा भोजन के द्वारा फैलने वाले रोग। कुछ रोग के रोगाणु वहित मल, मक्खी तथा अन्य जीवों के द्वारा पानी में पहुंच जाते हैं। जब यह पानी मनुष्य पीते हैं तो वे क्या हो जाते हैं, रोगग्रस्त हो जाते हैं। इसी प्रकार भोजन पर आने वाले रोगाणु जो किसी प्रकार का भोजन में पहुंच जाते हैं, इसमें जैसे मक्खियां काफ़ी कार्य करती हैं।
हमारे शरीर में पहुंचकर विभिन्न रोग उत्पन्न कर देती हैं। इसका मतलब ये है कि मक्खियाँ सबसे ज़्यादा रोग फैलाती हैं। जल और भोजन के माध्यम से जो रोग होता है उसमें मक्खियाँ जो है वो मुख्य भूमिका निभाती हैं। जल तथा भोजन के द्वारा फैलने वाले रोग अनेक होते हैं, जैसे हैजा है, मियादी बुखार है, पेचिस है, क्षय रोग है इत्यादि हैं। तो इसे कैसे याद करेंगे, इसकी भी एक ट्रिक है कि जैसे इसको आप ये सोचिए कि मियाँ जी, जो हमारे मियाँ जी थे, उन्होंने इतना ज़्यादा जल और इतना ज़्यादा भोजन कर लिया कि अब उन्हें पेचिश होने लगी है। ठीक है, मियाँ जी ने इतना ज़्यादा जल और इतना भोजन खा लिया, पी लिया कि अब उनको पेचिश होने लगी है। पेचिश होने लगी है, हैजा का आप है लेंगे कि पेचिश होने लगी है, और जिससे उनकी बॉडी का बहुत ही ज़्यादा क्षय हो रहा है, कि क्षति हो रही है। क्षय मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ का लॉस हो रहा है या क्षय हो रहा है, कि उनकी बॉडी का बहुत ही ज़्यादा क्षय या क्षति हो रही है। तो मियाँ जी ने इतना ज़्यादा जल और भोजन कर लिया है कि उनको पेचिश हो रही है और उनका बहुत ही ज़्यादा बॉडी का क्षय हो रहा है। थर्ड है कीटों तथा अन्य जंतुओं से फैलने वाले रोग। कुछ रोगों को फैलने में कीट तथा अन्य जंतु भी विशेष भाग लेते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मलेरिया मच्छरों के द्वारा होता है, प्लेग जो होता है वो पिस्सू के द्वारा होता है। प्लेग किसके द्वारा होता है? पिस्सू के द्वारा होता है, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। और काला जार जो होता है सैंड मक्खी के द्वारा होता है। सैंड मक्खी के द्वारा कौन सा रोग होता है? काला जार होता है। निद्रा रोग सीसी मक्खी के द्वारा फैलता है, ये भी एग्जाम में एक बार आ चुका है कि सीसी मक्खी के द्वारा कौन सा फैलता है? तो निद्रा रोग फैलता है। सीसी मक्खी के द्वारा जब ये जंतु किसी रोगी को काटते हैं तो उसके रुधिर के साथ रोगाणु में प्रवेश कर जाते हैं और यह मनुष्य रोगी हो जाता है। ऐसे जीव जंतु जो रोगाणुओं को एक शरीर से दूसरे शरीर तक पहुंचाने के साथ साथ इनकी संख्या को अपने शरीर के अंदर बढ़ाते हैं, अर्थात वे परजीवी अपने पोषण के लिए द्वितीयक पोषक की तरह इन पर निर्भर करते हैं, प्रसारक या वेक्टर कहलाते हैं। दूसरे प्रकार के जीव जंतु रोगी के केवल वाहक होते हैं। तो एग्जाम में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रसारक या वेक्टर जो है रोगाणु किसे कहते हैं? तो कई सारे ऑप्शन होगा, तो उसमें आप ये कहेंगे कि जो शरीर तक पहुंचने के साथ साथ इनकी संख्या को भी अपने शरीर के अंदर बढ़ा लेते हैं, अर्थात वे परजीवी जो अपने पोषण के लिए द्वितीयक पोषक की तरह इन पर निर्भर करते हैं, वही प्रसारक या वेक्टर कहलाते हैं। दूसरे प्रकार के जीव जंतु रोगी के केवल वाहक होते हैं, जो रोगाणु को केवल शरीर पर ले जाते हैं और उन्हें दूसरे स्थान तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो वो अपनी संख्या नहीं बढ़ाते, इसमें क्या करते हैं, वो केवल शरीर पर ले जाते हैं और उन्हें दूसरे स्थान तक पहुंचा देते हैं। उदाहरण प्रसारक एनाफ्लीज मादा मच्छर मलेरिया के रोगाणु बढ़ाती है और उन्हें फैलाती है। कौन? मादा एनाफ्लीज जो मच्छर क्या करती है, ये मलेरिया तो फैलाती है, साथ में रोगाणु को भी बढ़ाती है। ठीक है, और जो चूहा है प्लेग के रोग के जीवाणु को फैलाता है। और चूहा क्या करता है? ये प्लेग बीमारी किससे होती है? चूहा से। ये भी कई बार क्वेश्चन ये आ चुका है। तो चूहा जो है क्या करता है? ये प्लेग रोग के जीवाणु को फैलाता है। वाहक घरेलू मक्खी हैजा इत्यादि फैलाती है। पिस्सू प्लेग का वाहक है। तो ये जो वाहक वाला है ये आपका कैरियर में आ जाएगा, इसे इंग्लिश में कैरियर कहते हैं। कैरियर या वाहक होती है ये घरेलू मक्खी, ये हैजा जो होती है। यहाँ पे एक बार फिर से आप समझ लीजिए कि ये वेक्टर और प्रसारक हैं। तो एग्जाम में आपका आ गया कि मादा एनाफ्लीज मच्छर जो है वो क्या करता है? ये रोगाणु को बढ़ाता है, तो ये वेक्टर या प्रसारक कहलाएगा, ना कि कैरियर या वाहक। कैरियर वाहक क्या करते हैं? ये अपने शरीर पर ले जाते हैं और दूसरे स्थान तक पहुंचा देते हैं, लेकिन उनकी संख्या नहीं बढ़ाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा घरेलू मक्खी हैजा इत्यादि फैलाते हैं, जैसे पिस्सू प्लेग और घरेलू मक्खी हैजा, ये आपका कैरियर या वाहक के अंतर्गत आएंगे। और वेक्टर और प्रसारक में आपके ये मच्छर और चूहा आएंगे। तो याद रखिएगा ये, ठीक है, मक्खी और पिस्सू अलग है और ये आपका मच्छर और चूहा अलग है। फोर्थ है सीधे संपर्क से फैलने वाले रोग। सीधे संपर्क से फैलने वाले रोग, जो व्यक्ति रोग से पीड़ित होते हैं या ठीक हो जाने पर भी उनके शरीर में रोगाणु उपस्थित रहते हैं, जब इनके संपर्क में स्वस्थ मनुष्य आते हैं तो भी वे रोगग्रस्त हो जाते हैं। ऐसे मनुष्य को जो रोग फैलाने में समर्थ होते हैं रोग वाहक कहते हैं। इसको हम सरल शब्दों में ये समझ सकते हैं कि जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसने दवा खाई और वो ठीक हो गया, तो उसे लग रहा है कि वो ठीक हो गया, लेकिन कुछ उसके अंदर 1-2% वो रोगाणु उपस्थित रहते हैं। तो जब वो किसी स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आता है तो वो रोग से ग्रस्त हो जाता है। संपर्क व्यक्ति जिसके वो संपर्क में आता है तो वही क्या होता है, वो रोग वाहक कहते हैं, इसी को रोग वाहक कहते हैं। ठीक है, संक्रमण रोग कभी भी
एक सी गति से नहीं फैलते, ये कभी तो अत्यंत तीव्रता से तो किंतु कभी कभी धीरे धीरे फैलते। इस आधार पर ये रोग 4 प्रकार के होते हैं। रोग कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला है महामारी या एपिडेमिक कहते हैं। इस प्रकार के संक्रामक रोग के अंतर्गत रोग की तीव्रता से सारे नगर गांव में फैल जाता है, जिसे हम महामारी कहते हैं। जैसे हैजा है, ये प्लेग। हैजा और प्लेग आएगा तो पूछ सकता है कि किस प्रकार की ये बीमारी है, तो ये आपका हो जाएगा ये महामारी है, हैजा और प्लेग। विशेष क्षेत्रीय महामारी, इसे जो होता है एंडेमिक कहते हैं, इसे एपिडेमिक कहते हैं, इसे एंडेमिक कहते हैं। इस प्रकार का संक्रामक रोग किसी स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार वहाँ सदैव रहता है। जैसे नमी वाले स्थानों में जहाँ अधिक मच्छर उत्पन्न होते हैं, प्रत्येक वर्ष मलेरिया, डेंगू आदि ज्वर फैलते हैं। तो किसी क्षेत्र विशेष में जहाँ पर जो कोई स्थान जो है बहुत ही ज़्यादा जहाँ नमी रहती है, तो वहाँ पर मच्छर अपने आप वहाँ पर आ ही जाते हैं, तो वहाँ पर मलेरिया और डेंगू जो है हर बार आपको देखने को मिलेगा। तो वो हो गई क्षेत्रीय महामारी। फिर आता है स्पोराडिक। स्पोराडिक इस प्रकार का संक्रामक रोग तेजी से ना फैलकर केवल एक ही व्यक्तियों को होता है, इसलिए इस प्रकार के रोगों को यत्र जो है तंत्रिक कहते हैं, जैसे डिप्टीथीरिया व निमोनिया इत्यादि। इसे कैसे कहते हैं? डिप्टीथीरिया और जो निमोनिया होते हैं, इससे स्पोराडिक प्रकार का कहते हैं संक्रामक रोग। विश्वव्यापी महामारी क्या होता है? इसे पेंडेमिक कहते हैं। इस प्रकार का संक्रामक रोग इतनी तेजी से फैलता है कि एक साथ ही संसार के दूर देशों तथा उसका प्रकोप जो है फैल जाता है, जैसा कि हैजा है और इन्फ्लुएंजा है। आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि हैजा को अभी महामारी में बताया गया था, एपिडेमिक में, और ये जो होता है पेंडेमिक में कैसे आ गई? तो क्या होता है कि कभी कभी जो है ये भयानक रूप धारण कर लेता है, तब ये विश्वव्यापी महामारी बन जाता है। तो आपके ऑप्शन में ऐसा रहेगा, चाहे विश्वव्यापी लिखा रहेगा चाहे महामारी, तो आप हैजा पे टिक करेंगे। संक्रामक रोगों की रोकथाम के समान उपाय, तो इनके क्या है? संक्रामक रोगों की रोकथाम निम्नलिखित विधियों से की जाती है। जैसे स्वास्थ्य विभाग को सूचित करना, यदि किसी भी व्यक्ति को कोई संक्रामक रोग होता है तो संबंधित व्यक्तियों के द्वारा तुरंत ही स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी या मुख्य चिकित्सक को सूचित करना चाहिए। सेकंड है रोगग्रस्त व्यक्ति को अलग रखना। संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने के लिए रोगग्रस्त जो व्यक्ति होते हैं उन्हें अन्य स्वस्थ व्यक्ति से दूर रखना चाहिए। व्यक्तियों विशेषकर बच्चों से अलग रखना चाहिए। कुछ संक्रामक रोगों में तो रोगी को उपचार के लिए विशेष आसपास अस्पताल में भर्ती करवा दिया जाता है, इससे रोगी को समुचित उपचार हो जाता है। थर्ड है रोग प्रतिरक्षा के उपाय। संक्रामक रोग के फैलने की आशंका होते ही रोग प्रतिरक्षा के सभी संभव उपाय करने चाहिए। अब अधिकांश संक्रामक रोगों से बचने के लिए रोग प्रतिरक्षा शक्ति के विकास के लिए टीके खोज लिए गए हैं। इस प्रकार के टीके यदि स्वस्थ व्यक्तियों के द्वारा लगवा लिए जाएं तो संबंधित संक्रामक रोग के अधिक फैलने की आशंका नहीं रहती है। फोर्थ है रोगाणु नाशक संबंधी उपाय। सभी संक्रामक रोग किसी न किसी रोगाणुओं के कारण ही फैलते हैं, अतः यदि संबंधित रोगाणुओं को नष्ट करने की प्राप्त उपाय कर लिए जाएं तो संक्रामक रोगों को अधिक फैलने से रोका जा सकता है। रोगाणुओं के नाश के लिए निसंक्रमण की विभिन्न क्रियाएं की जाती हैं। संक्रमण के विकास की श्रृंखला निम्नलिखित है। पहला क्या होता है? संप्राप्ति काल, जिसे जो है इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। इस समय रोग के जीवाणु शरीर में अपनी वृद्धि करते हैं, अतः रोग के लक्षण ठीक से विकसित नहीं हो पाते हैं। इस समय क्या होता है कि शरीर में अभी वो अपनी वृद्धि करते हैं और अभी लक्षण उनके विकसित नहीं हो पाते हैं। फिर क्या होता है? आक्रमण, इन्वेशन। इसमें क्या होता है? यह वह विधि है जब रोग के लक्षण चरम सीमा तक विकसित हो जाते हैं। तो इसमें से कोई भी दे देगा, फिर आपको यहाँ पर डिस्क्राइब किया रहेगा और आपको पहचानना होगा कि ये किसका है, संप्रप्ति काल है कि आक्रमण वाला स्टेज चल रही है कि अवरोहण काल चल रही है। तो इस तरह ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। यह वह अवधि है जब रोग के लक्षण चरम सीमा तक विकसित हो जाते हैं, उसे हम आक्रमण या इन्वेशन कहते हैं। अवरोहण काल या डेक्लाइन पीरियड किसे कहते हैं? तो डेक्लाइन पीरियड में क्या होता है कि रोग के चरम सीमा पर पहुंचने के बाद से लेके लक्षणों के समाप्त होने की अवधि तक के काल को, इस काल में रोग के लक्षण धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। पूरे ही चक्र को पूरा अवरोहण काल या डेक्लाइन पीरियड कहा जाता है। फिर है फोर्थ है स्वास्थ्य लाभ काल। ठीक है,
इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कन्वेलेंसेंट पीरियड कहते हैं। यह वह समय है जबकि रोग की थकान से परिपूर्ण शरीर अपनी समान दशा में आने का प्रयत्न करता है। क्या करता है? वो शरीर अपनी समान दशा में आने का इसमें वो प्रयत्न करता है। अब यहाँ पर इसके बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो भी हमने चैप्टर कंप्लीट किया उससे संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है। तो पहला क्वेश्चन है, संक्रामक रोग वे होते हैं जो आसानी से फैलते हैं, जो अस्वस्थ व्यक्ति के संपर्क के द्वारा स्वस्थ व्यक्ति को लगते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है। और रोगाणुओं के संक्रमण से होता है, तो ये भी सही है। तो उपयुक्त ये सभी सही हैं। संक्रमण फैलता है, तो संक्रमण किससे फैलता है? रोगी के झूठे भोजन से, मक्खियों के द्वारा, ये भी सही है। रोगी के वमन, थूक, मल मूत्र व भोजन के द्वारा, ये भी सही है। रोगी की निकली हुई श्वास के द्वारा, तो ये भी सही है। तो उपयुक्त यहाँ पर सभी होगा। फिर है थर्ड है, संक्रामक रोगों में निम्नलिखित एक विश्वव्यापी महामारी है। तो विश्वव्यापी महामारी क्या है आपकी? तो यहाँ पर हमने बताया था कि जो हैजा है वो एक विश्वव्यापी बीमारी में आता है। फोर्थ है, रोग प्रतिरक्षा है। रोग प्रतिरोधक रक्षा क्या होती है? कि इसमें रोगाणुओं के विपरीत प्रतिरक्षक टीके लगवाना। जो भी रोगाणु होते हैं उनके विपरीत जो प्रतिरक्षक टीके लगवाए जाते हैं उन्हीं को ही रोग प्रतिरोधक कहा जाता है। प्लेग फैलाने वाले जीवाणु का नाम बताइए। तो प्लेग फैलाने वाले जीवाणु का नाम है पाश्यूरेला पेस्टिस। ठीक है, तो पा से प्लेग है, पा से पाश्यूरेला है। कौन सा जंतु मलेरिया रोग का संवाहक है? तो मलेरिया रोग का जो संवाहक है वो मादा एनाफिलीज मच्छर है। टीबी या यक्ष्मा के लिए बीसीजी नामक टीका तैयार किया था। तो बीसीजी नामक जो टीका तैयार किया था वो कॉमट व गुरिन ने किया था। टीबी या यक्ष्मा के लिए बीसीजी नामक जो टीका था, इसे आप ऐसे इजीली लर्न कर सकते हैं कि जो बीसीजी का जो टीका है वो उसको बनाने का कैसे काम होता है, कि बीसीजी का टीका का निर्माण हो रहा है, उसका काम, ये कामट को आप लेंगे काम, कि बीसीजी का टीका बनाने का काम कैसे होता है, ये काम ये टीवी पे दिखा रहे थे। तो बीसीजी का जो टीका है उसके बनाने का जो काम है वो टीवी पे दिखा रहे थे कि कैसे कैसे किस मेथड से बीसीजी का टीका बनता है। तो ये हम टीवी पर देखे थे कि उसके बनने का पूरा प्रोसेस या उसके बनने का पूरा काम। ठीक है। 8 क्वेश्चन है, चेचक के प्रति सुरक्षा प्रदान करने वाले टीके की खोज किसने की थी? तो इसकी की थी एडवर्ड जेनर ने की थी। तो यहाँ पे जो चेचक है, ए की मात्रा फिर चा का ऐसे जा पर भी ए की मात्रा नारा, तो देखिए एक जैसा लग रहा है देखने से, चेचक और जेनर और चेचक। बाकी कामेट है, इसमें बड़ा की मात्रा फिर छोटा ओ की मात्रा है, तो इस तरह ये अलग लग रहे हैं, लेकिन ये जेनर देखिए, जेनर और चेचक एक जैसा लग रहा है। 9 क्वेश्चन है, यह जीवाणु हैजा रोग का प्रसारक है। तो हैजा रोग का प्रसारक कौन है? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, विब्रियो कैलोरी, इसको सभी लोग जानते हैं। और 10 क्वेश्चन है, किस रोग के जीवाणु स्वर यंत्र में पनपते हैं? तो जो स्वर यंत्र में पनपते हैं वो है डिप्टीथीरिया। तो इसको आप ऐसे याद करिए कि जो रिया है उसका जो स्वर है वो बहुत ही ज़्यादा मधुर है। तो रिया का डिप्टीथीरिया, रिया का जो स्वर है वो बहुत ही ज़्यादा मधुर है, वो बहुत अच्छा गाती है। 11 क्वेश्चन है, विषाणुओं के द्वारा फैलने वाला रोग। तो जो चेचक है, खसरा है, छोटी चेचक, ये सभी आपका जो है विषाणुओं के द्वारा फैलता है। तो इसको आप ऐसे इजीली लर्न कर सकते हैं कि कोई छोटी सी बच्ची थी या छोटी सी कोई बच्ची थी, उसने क्या किया कि अपने सर को, सरा को, खसरा को, सर को चेक किया। जैसे ही छोटी सी बच्ची ने अपने सर को चेक किया, उसने देखा बहुत सारा विष भरा हुआ है सर में। ठीक है, छोटी सी लड़की ने जैसे ही चेक किया अपने सर को, उसने बताया कि सर में बहुत सारा विष भरा हुआ है। सर में क्या भरा हुआ है? विष भरा हुआ है। तो इस तरह आपको ये इजीली लर्न हो जाएगा। जीवाणुओं का आकार होता है, तो जो जीवाणुओं का आकार होता है वो कोमा शेप भी होता है, बेलनाकार भी होता है, स्पाइरल भी होता है। तो ये सभी है। 13 क्वेश्चन है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का प्रकार है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, हमें इसका आंसर होगा सी, कि ए और बी दोनों ही है। प्राकृतिक रूप से भी हमारे अंदर होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता और हम इसे अर्जित भी करते हैं। 14 क्वेश्चन है, संक्रमण प्रसार का माध्यम है। तो संक्रमण प्रसार का क्या माध्यम है? 14 क्वेश्चन है, संक्रमण प्रसार का माध्यम है। तो संक्रमण के प्रसार का जो माध्यम होता है वो प्रत्यक्ष संसर्ग के द्वारा, अप्रत्यक्ष संसर्ग के द्वारा, वाहक, ये सभी होंगे। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या कोई कैरियर के द्वारा संक्रमण फैलता है।
सीसी नामक मक्खी से फैलने वाला रोग है। सीसी नामक मक्खी से फैलने वाला जो रोग होता है वो निद्रा रोग होता है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि हम कहते हैं मतलब कहते हैं कि सी कोई बोलो मत, कोई सोता रहता है तो हम लोग यही कहते हैं कि सी सब लोग शांत रहो, कोई बोलो मत, तो ये निद्रा रोग होता है। सी मतलब शांत से होगा। वह टीका जो टिटनेस रोग में लगाया जाता है, तो जो टिटनेस रोग में लगाया जाता है वो है ATS। तो ये यहाँ पर मैच हो रहा है तो इससे आपको याद हो जाएगा, जैसे नेस है ये एस है, ठीक है, ये भी टा है ये भी टा है, तो टिटनेस TS, इससे आपको याद हो जाएगा। एमीबिक जो पेचिस है वो किस जीवाणु के कारण फैलती है, तो एमीबिक पेचिस जो है एंट अमीबा हिस्टोलाइटमा के द्वारा फैलती है, तो इसमें ये अमीबा नाम रहेगा ही, जिससे आप इसको मैच करा सकते हैं। शरीर के किस अंग में मेनिनजाइटिस रोग प्रभाव डालता है, तो मेनिनजाइटिस को यहाँ पर हम लेंगे कि मैन से लेंगे, तो मैन के पास सबसे ज़्यादा उपयोगी क्या चीज़ होती है, ब्रेन होता है, तो मस्तिष्क पर। मेनिनजाइटिस मतलब मैन है और मैन का सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो ब्रेन होता है, तो मस्तिष्क पर। 19 क्वेश्चन है, कुकर खांसी का संप्राप्ति काल होता है, तो कुकर खांसी का जो संप्राप्ति काल होता है वो 5 से 20 दिन का होता है। तो इसको भी याद करने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है किसकी क्या डेट है। तो यहाँ पे देखिए खांसी कैसे लिखा हुआ है, ये ऐसे करके ऐसे लिखा है ना खांसी, तो देखने से लग रहा है कि 20 दिन, 20 जैसा लग रहा है, देखिए ये यूं और यूं 20 जैसा, तो 20 दिन जहाँ पे रहेगा वहाँ पर आप कुकर खांसी को मैच करा देंगे। और कुकर में भी आप जो का देखते हैं तो उसको अगर साइड से देखें तो 5 लगता है, यूं 5, जैसे ये है ये, तो ये देखिए ये 5 जैसा लग रहा है ना, तो 5 से 20 दिन। वैसे भी अगर ये वाला आपने देख लिया 20 दिन आपका मैच कर गया तो आपको आंसर ईजिली आप वहाँ पर टिक कर सकते हैं एग्जाम में। 20 क्वेश्चन है, कौन सा रोग क्लास्ट्रोडियम टिटेनी नामक जीवाणुओं के द्वारा होता है, तो क्लास्ट्रोडियम टिटेनी के नाम के द्वारा आपका ये टिटेनी मैच कर रहा है टिटनेस से, टीटी, तो ये हो गया आपका टिटनेस। टिट है इसमें भी, टिट इसमें भी है, तो टिटनेस हो गया इसका आंसर। शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को क्या कहते हैं, तो शरीर की निसंक्रमण कहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, उद्भवनोधि कहते हैं। तो रोगों से संघर्ष करने की जो शक्ति होती है उसी को तो हम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। 22 क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य किससे मुक्त रहता है, तो जो स्वस्थ मनुष्य होता है वो रोगों से मुक्त रहता है। 23 क्वेश्चन है, घरों के निसंक्रमण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है, तो ये सभी घरों में यूज होता होगा, फिनाइल है। 24 क्वेश्चन है, किसी रासायनिक पदार्थ का प्रयोग मुख्य रूप से वायु तथा जल को निसंक्रमित करने के लिए किया जाता है, तो उसका क्लोरीन का। 25 क्वेश्चन है, निसंक्रमण की सर्वोत्तम पद्धति है, तो निसंक्रमण की जो सर्वोत्तम पद्धति मानी जाती है वो जलाना होती है। तो मेरा यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, तो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।